गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बुल्लू आयुष में। दोस्तों, ये हमारी 12वीं वीडियो है जिसे लेकर के हम आपके सामने आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी 11 वीडियोस अपलोड कर रखा है मॉडर्न इंडिया को लेकर के, और एक प्लान के तहत हम इस पे वर्क कर रहे हैं जिसमें हम आगे आने वाले दिनों में और अलग अलग सब्जेक्ट के भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो की अपेक्षा इस बार भी हमने उसी तरह से कंटेंट को कवर करने की कोशिश की है। और आज का जो सेशन होगा वो भी दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। पहले सेशन में जो हमने आपको 11 मई को जो क्वेश्चंस दिए थे, उस क्वेश्चंस के आंसर को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ में आज की पार्ट जो होगी वो होगी गांधी युगी। उसको मैंने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक वीडियो आज मैं दूंगा आपको 15 मई को, और अगली वीडियो आएगी 17 मई को। अब देखिए, जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था पिछले 11 मई को, उसमें 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी और चरमपंथी विभाजन के सैद्धांतिक आधार को स्पष्ट कीजिए। यह आपको 150 शब्दों में देने थे। दूसरा सवाल यह था कि स्वदेशी आंदोलन कहाँ तक बायकॉट बहिष्कार से संबंधित था। आंदोलन में जन सहभागिता के स्वरूप का आपको विश्लेषण करनी थी, लगभग 250 शब्दों में। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस ऑलरेडी यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। ये जो पहला नंबर का क्वेश्चन है ये 2003 का क्वेश्चन है यूपीएससी का, और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, यह क्वेश्चन है 1992 का। ठीक है, तो ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है जो पूछा गया है। और आगे मैं इसको एनालिसिस बात करूं, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो व्यूअर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया आप इसके पिछले वाले भी वीडियो को जाके देख सकते हैं, जहां पे आपको मॉडर्न इंडिया का और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। बाकी मैंने 1857 से शुरू किया था और अभी हम गांधी एरा तक आ चुके हैं। इसमें एक एक दो दो क्वेश्चंस ऑलरेडी दिया जा रहा है। साथ में हम आपको कंटेंट का डायमेंशन भी बता दे रहे हैं कि आपको कंटेंट पढ़ना कैसे और कहाँ से पढ़ना, इसकी रिसोर्स भी हम बात करते हैं और इस वीडियो में भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का जो क्वेश्चन था वो था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी और चरमपंथी विभाजन। देखो, नरमपंथी चरमपंथी विभाजन के इस क्वेश्चन को आप जब आंसर लिखते हैं तो ध्यान में रखना यह था कि केवल 150 शब्दों में आपको इसकी जवाब देनी थी। अब शुरुआत कैसे कर सकते थे? देखो, राजनीतिक जब विचारधारा आप देखोगे तो उसका लक्ष्य और साधन के दृष्टि से आप देखोगे ना, तो नरमपंथी हो या चरमपंथी, जिनको हम गरम दल भी बोलते थे, गरमपंथी भी बोलते थे, वो प्रारंभ से ही ना सैद्धांतिक अंतर था उनमें। जो आपको दिखता है कि 1907 में जब सूरत में विभाजन होता है, उसका मुख्य कारण भी वही होता है। यद्यपि इन दोनों की विचारधाराओं में आप देखते हो कि एक का उद्देश्य क्या था, एक ही उद्देश्य तो दोनों का एक ही था, स्वशासन की प्राप्ति। लेकिन जो नरमपंथी थे वो क्रमिक रूप से राजनीतिक सुधारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन की जो छत्र छाया थी ना, उसमें रहते हुए वो चाहते थे कि हमें प्रतिनिधात्मक जो संसदीय संस्था है उसकी स्थापना की बात करते थे, उसके पक्ष में थे। जबकि जो गरमपंथी ब्रिटिश जो थे, वो गरमपंथी जो थे वो ब्रिटिश शासन को किसी भी रूप में बनाए रखने के विरुद्ध थे। ठीक है, वे चाहते थे कि भारतीयता पर ही आधारित स्वराज हो, ऐसा उनका पक्ष था गरमपंथियों का। आप एक चीज़ और देखना इनके जो विचारधारा में, कि इनका अंग्रेजों की जो न्यायप्रियता थी ना, उस पर इनको संदेह था, उसके वो विरुद्ध थे। उनको जो गरमपंथी थे वो मानते थे कि अंग्रेज जो न्यायप्रिय नहीं है, लेकिन वहीं नरमपंथी इनको अंग्रेजों को न्यायप्रिय मानते थे। नरमपंथी केवल संवैधानिक साधनों, जैसे कि आप देख लो प्रार्थना पत्र देना, या वो कहते हैं स्मृति पत्र देना, या हो सकता है कि वो कहते थे कि हम भाषण देंगे, हम लेख लिखेंगे पत्रों में, समाचार पत्रों में। तो इन सबों के से वो चाहते थे कि हम अंग्रेजों को समझाएं और उनसे संवैधानिक रूप से बेनिफिट्स लें। ठीक है, जबकि आप देखोगे कि जो गरमपंथी थे वो स्वदेशी माल का, जो स्वदेशी गुड्स होते थे उसका प्रचार करते थे, जो गुड्स होते थे उसके बहिष्कार की बात करने लगे, स्वदेशी संस्थाओं के निर्माण की बात करने लगे। इन सब संसाधनों पे वो जोर देते थे गरमपंथी। जो नरमपंथी वो विदेशी तथा भारत के जो हित है ना, देखोगे कि जो नरमपंथी थे वो ब्रिटेन तथा भारत के हित में मूलभूत विरोध नहीं मानते थे। जबकि गरमपंथी जो थे वो उनकी यह धारणा थी कि ब्रिटेन और भारत तो एक दूसरे का कभी हित चाह ही नहीं सकता, वो एकदम विपरीत है। ठीक है, और इस तरह से आप इसको क्वेश्चंस को कवर कर सकते थे। एक्चुअली इस क्वेश्चन को 150 शब्द में ही करना था,
और इस क्वेश्चन में बस आपको यही डिटेल करना था कि कैसे उनकी जो विचारधारा थी वो सैद्धांतिक आधार पर उसको स्पष्ट करना था। इसका मैंने आंसर लिख भी दिया है, एक सिनॉप्सिस टाइप का, उसको मॉडल आंसर आप मत मानना, लेकिन जो पॉइंट मैंने बोला उसको मैंने कोशिश किया यहाँ पे लिखने का। दूसरा जो सवाल है, जैसे देखो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से देख सकते थे यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी और चरमपंथी विभाजन के सैद्धांतिक आधार को स्पष्ट कीजिए। तो जो शब्द मैंने आपको बोली उन्हीं पॉइंटों को मैंने यहाँ पे थोड़ा कोशिश किया आपके लिए बताने के लिए। जो दूसरा क्वेश्चन था यह था कि स्वदेशी आंदोलन कहाँ तक बायकॉट से संबंधित था। इस बात पे आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना था और आंदोलन में जन सहभागिता के स्वरूप का विश्लेषण करना है। देखो ध्यान में होना चाहिए आपको कि जो स्वदेशी आंदोलन बंगाल में देखते हो, विभाजन, जो बंगाल का विभाजन होता है उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। बंगाल में आप क्या देखते हैं कि जो राष्ट्रीय चेतना है, जो राष्ट्रीय गतिविधियां हैं, उसको रोकने के उद्देश्य से ही ना ब्रिटिश क्यों लाते हैं, बंगाल का क्यों पार्टीशन करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय चेतना है, जो राष्ट्रीय गतिविधियां हो रही हैं उसको रोकना है, राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना है। ये सब उद्देश्य से ही वो बंगाल का विभाजन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप क्या देखते हो कि पूरे बंगाल में एक तरह का विरोध शुरू हो जाता है, पूरे विरोध लहर दौड़ पड़ती है, जिसका प्रभाव आपको धीरे धीरे देखोगे कि पूरे भारतवर्ष में फैल जाता है। इस आंदोलन के अंतर्गत आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और कह सकते हो तुम कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का पुरजोर समर्थन किया जाता है। जगह जगह पे आप देखोगे कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया और घर घर जाकर बहिष्कार का नारा दिया गया कि आप जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार कीजिए। इस आंदोलन के अंतर्गत आप देखोगे कि विरोध के ना काफ़ी नए नए तरीके आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत नए नए तरीके अपनाए गए। जनता द्वारा आप देखते हो कि सामूहिक रूप से स्वदेशी का प्रयोग का और विदेशी जो गुड्स होते हैं, विदेशी जो माल होते हैं उसकी बहिष्कार की बात करने लगते हैं। एक और आप देखोगे कि जो सार्वजनिक स्थल है उस पर विदेशी कपड़ों की होलिका दहन मनाई जाती है, होलिका जलाई जाती है। तो दूसरी ओर आप देखोगे कि स्वदेशी वस्तुओं के उत्पाद में बिक्री पर जोर दिया जाता है। एक चीज़ यहाँ पे याद, ये पॉइंट भी मेंशन करने की जरूरत है कि बहिष्कार के अंतर्गत केवल विदेशी कपड़ों का बहिष्कार नहीं था, बल्कि आप देखोगे सरकारी स्कूलों का, अदालतों का, जो उपाधि वगैरह दी जाती थी उनका, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार भी इसमें शामिल था। यह बहिष्कार इतना व्यापक रूप से जनता में फैल गया कि जो धोबी थे, जो नाई थे, उन्होंने भी जो विदेशी माल का जो इस्तेमाल करते थे, विदेशी गुड्स का जो इस्तेमाल करने वाले लोग होते थे, उनके काम न करने का भी इन लोगों ने भी डिसाइड किया, धोबियों ने, नाइयों ने। साथ ही जनता ने ऐसे लोगों से कोई संबंध रखने का भी निश्चय किया जो विदेशी वस्तु यूज़ करते थे। गांव में देखोगे कि सामाजिक और जो आर्थिक पुनरुत्थान हेतु देखोगे कि बहुत सारे रचनात्मक कार्य किए जाते हैं, जैसे सामाजिक सुधार लागू करना, जाति प्रभुत्व जो था उसको हटाना, बाल विवाह को रोकना, दहेज हो जाता था, शराबखोरी होती थी। ऐसे बहुत सारे जो सामाजिक कुरीतियाँ हमारे समाज में फैली थी ना, उनको भी किसी न किसी रूप में इसमें जोड़ने की कोशिश की गई। एक चीज़ और देखोगे कि यह आंदोलन ने काफ़ी रूप से, काफ़ी हद तक आत्मनिर्भरता एवं आत्मशक्ति का नारा दिया। आत्मनिर्भरता के लिए आप देखोगे कि राष्ट्रीय शिक्षा की आवश्यकता महसूस की गई। बिना राष्ट्रीय शिक्षा के आप कैसे आत्मनिर्भरता को लेकर आएंगे? तो इसके लिए आप देखते हो कि बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना की जाती है। तकनीकी शिक्षा के लिए आप देखोगे कि बंगाल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाती है। बहुत ही थोड़े समय में ही देखोगे कि पूरे देश में अनेक विद्यालय की स्थापना इस काल में हो जाती है। अगस्त में जो 1906 में आप देखते हो कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन होता है और शिक्षा का माध्यम क्या रखा जाता है? शिक्षा का माध्यम देसी भाषा बनाया जाता है। देश में जो कल कारखाने थी उसकी स्थापना को देख लो आप, कपड़ों का, मिलों का, साबुन, माचिस, ये सब जो छोटे छोटे उद्योग होते थे उनका भी पुरजोर वकालत की गई कि वो देसी बनाया जाए। जनता का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा था जो पहली बार सक्रिय बोलते हैं ना राष्ट्रीय राजनीति में आया, ठीक है, इसमें उनकी भागीदारी बनी। राष्ट्रीय आंदोलन का जो सामाजिक दायरा देखोगे ये भी काफ़ी फैला, इसके पहले इतने फैले ही नहीं। इसमें कुछ तो जमींदार भी थे, कुछ निम्न मध्यम वर्ग के लोग भी देखोगे, छात्र भी शामिल हुए। और पहली बार आप देखोगे इस आंदोलन में कि औरतें भी घर से बाहर निकली, प्रदर्शन में हिस्सा लिया, धरने पे बैठी, वो पहले बाहर नहीं निकलती थी। तो इस तरह से आप दूसरे वाले क्वेश्चंस को आपको डिस्कस करना था लगभग 250 शब्दों में। इसका भी एक प्री डिफाइंड मैंने आंसर यहाँ पे रिटर्न करने की कोशिश की है, उसको आप देख सकते हैं। दिस इज नॉट अ मॉडल आंसर, ये मॉडल आंसर नहीं है, जस्ट सिनॉप्सिस है कि ये क्वेश्चन का डिमांड ये था और इस तरह से आप आंसर इसको लिख सकते थे। आप लोगों में से काफ़ी बच्चों ने हमें लिख करके टेलीग्राम चैनल पर सेंड भी किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप लोग इसी तरह से अपना कंट्रीब्यूशन करते रहिए और एक दिन ज़रूर आएगा कि आप देखेंगे कि आपके आंसर की राइटिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है। आज का जो प्रश्न है फ्रेंड्स, उस प्रश्न को पहले मैं बता दूं, जिनको देखना है कि आज की क्या क्या क्वेश्चन होगी। 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे बात करूँगा। एक है 1917 के चंपारण सत्याग्रह को लेकर के, जो आपको बताना है कि 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह को देखते हो कि भारतीय राजनीति में आप देखोगे कि गांधी जी के उद्भव को रेखांकित करता है। आपको यहाँ पे रेखांकित करना है और उनके द्वारा जो प्रतिपादित सत्याग्रह का जो आधारभूत दर्शन क्या थी उसे आपको बताना है यहाँ पे 250 शब्दों में। दूसरा सवाल हमने यह दिया है कि 1905 में बंगाल के विभाजन किस कारण हुआ, 150 शब्द में आपको बताना है क्या क्या कारण रहे। ये दोनों सवाल के जवाब आप लिख करके मुझे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर सकते हैं या आप यहाँ कमेंट सेक्शंस में भी दे सकते हैं। और एक बात हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन का जवाब हम अगले जो वीडियो लेकर के आएंगे 17 तारीख को, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सेकेंड पार्ट ऑफ द गांधी जब होगा 17 मई को 17 मई को, उस दिन मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं बताऊंगा कि इस आंसर में क्या लिखना था, लेकिन इसके पहले आप कोशिश कीजिए इसको लिखने का। दूसरी बात, मैंने गांधी के पहले मैंने वीडियो में फर्स्ट एक ही सेशन में रखा था, लेकिन गांधी का चैप्टर इतना बड़ा है जिसको हम यहाँ पे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से मैं कवर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि इसके कंटेंट्स क्या होने चाहिए और क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है। पढ़ने का रिसोर्स फ्रेंड मैं बता दूं कि आपको राजीव वहीर की बुक उठानी है, स्पेक्ट्रम की बुक उठानी है। उसमें आप गांधी एरा शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि वहाँ पे जो आंदोलन 1915 के बाद में जब गांधी जी आते हैं उसके बाद कैसे चंपारण शुरू होता है और चंपारण से लेकर के 1947 तक ये पूरा का पूरा गांधी एरा है। ठीक है, 1947 तक आप देखेंगे गांधी का एरा चलता है। इसको मैंने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया। आज के पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ इन सब पॉइंट को, इन सब बिंदुओं को लेकर के चलेंगे। गांधी का युग में हम शुरुआत करेंगे। देखो, गांधी को भारत से पहले भी गांधी को जाना जाया, वो कहाँ, अफ्रीका में। उस पॉइंट को आपको कवर करना है। फिर उसके बाद आपको देखना है गांधी जब 1915 में भारत में आते हैं तो किस तरह वो पूरे देश का भ्रमण करते हैं। फिर चंपारण सत्याग्रह था 1917 में, इस पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। साथ में आप देखोगे कि जब चंपारण सत्याग्रह से आप आगे बढ़ोगे तो चंपारण सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद सम्मिलित हो जाते हैं, जेबी कृपलानी हो जाते हैं, नरहरि जो पारिक होते हैं उनकी बात कर लेंगे, महादेव देसाई हो गए। और इस तरह आप देखोगे कि फिर खेरा को देख करके, खेरा को लेकर के इस वीडियो को आज की ये सेशन को मैं टर्मिनेट करूंगा, क्योंकि ये इतना सारा डेटा आपको यहाँ पे मिलने वाला है जिसको आप देखेंगे कि कैसे आपको गांधी के एरा को फर्स्ट पार्ट और सेकंड। और देखो, गांधी के एरा में जनरली क्या है कि जैसे कोई रॉलेट एक्ट आया, खिलाफत मूवमेंट चलता है, उसको देख लेंगे, लाहौर पैक्ट का बात कर लेंगे। इस तरह से आप देखोगे कि कैसे गांधी की स्थिति में चेंजिंग आती है और इनको 2 पार्ट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। साथ में हम कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स को भी आपको बता देंगे। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, किस सेक्शन से आए हैं, और बाकी हम इस चीज़ को आपको बताते चलते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधी के युग की बात कर ले। यदि भारत में देखेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है कि स्पेक्ट्रम की आप बुक लेना, स्पेक्ट्रम की बुक जो राजीव वहीर की बुक आती है वो बुक को लीजिएगा। उसमें देखिएगा कि गांधी का क्या योगदान रहा अफ्रीका में। ठीक है, तो गांधी का युग को पढ़ने के लिए पहला पार्ट तो आपको देखना होगा भारत से पहले गांधी अफ्रीका में। दूसरा, किस तरह के राजनीतिक संगठन बने गांधी के एरा में, गांधी युग में। विभिन्न प्रकार के प्रकाशन को देख लो यहाँ पे। गांधी का जो विरोध का स्वरूप था वो कैसा था, और उनके विरोध का जो नोवेल फीचर्स जिसको बोलते हैं वो कैसा था। सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट, समन्वयज्ञा का कॉन्सेप्ट, समझ में आ रही है बात। तो इन सब चीज़ों को देख करके आप गांधी के एरा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जब हम गांधी को शुरू करने से पहले जो मैंने बोला आपको कि आपको 2 चीज़ देखनी थी सिंपल, कि वो दादा अब्दुल्ला के कहने पे कुछ कानूनी समस्याएं उनको होती है डरबन साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ वो जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद किस तरह की कहानी चलती है, इस वीडियोस को मैं आपको डिस्कस यहाँ पे उस पॉइंट को नहीं करूँगा कि वहाँ पे उन्होंने क्या क्या किया, क्योंकि आपको देखिए हमारा पर्पस यहाँ पे ये है कि मैं आपको एक गाइड प्रोवाइड कर दूँ और आपके साथ आपको अपने जो टेक्स्ट बुक्स है उसको पढ़ने की आदत डालनी है। ठीक है, तो आपको पढ़ने की आदत डालनी है, तो उसके लिए क्या है कि आपको एक डायमेंशन पता हो, एक रोड मैप पता हो, जिसके तहत आप क्या करें कि उस डायरेक्शन में मूव करें, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जब आप पढ़ें तो आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ अपने काम का चीज़ें पढ़ी है। तो ध्यान में रखना है कि चंपारण सत्याग्रह को लेकर के देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने हेडिंग भी कर दिया है, जो आप इस वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हो।
लेकिन मैं मोटा मोटी आपको थोड़ा थोड़ा कहानी बताते चलता हूँ। देखो 20वीं सदी में आप क्या देखोगे कि जो आरंभिक चरण है वहाँ पे चंपारण के जो किसान होते हैं उनका आंदोलन हुआ, उसकी गूंज आप देखोगे पूरे भारत में सुनाई देती है। और इस आंदोलन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ से महात्मा गांधी का राजनीतिक जो भारतीय राजनीति में जो सक्रिय रूप से प्रवेश होता है ना, वो यहीं से सत्याग्रह का शुभारंभ माना जाता है। और ऐसा कहा भी जाता है यदि चंपारण न होता तो गांधी गांधी न बनते। बात समझ में आ रही है? तो शुरुआत गांधी की कहाँ से होती है? चंपारण से होती है। आपको कहानी छोटी सी पता है कि उत्तर बिहार में आप देखोगे जो नेपाल से जो सट्टा हुआ एरिया है, ठीक है फ्रेंड्स, जो नेपाल से सट्टा हुआ एरिया है चंपारण, वहाँ पे आप देखोगे कि नील की खेती बहुत दिनों से होती थी, ठीक है। और इस क्षेत्र में जो अंग्रेज जो बागान मालिक थे ना, उन्होंने क्या किया कि जो एक जगह है बिहार में पश्चिम चंपारण के एरिया में, कि देखोगे कि रामनगर और बेतिया के राज्य में जमीनों की ठेकेदारी दी गई। और इन लोगों ने इस क्षेत्र में एक बोलते हैं ना कि एक तिनकठिया प्रणाली अपना रखा था, तिनकठिया प्रणाली लागू कर रखा था, जिसके अनुसार यह था कि प्रत्येक किसान, जो भी किसान खेती करेगा, उसके जो खेती योग्य जमीन होगी उसकी 15% भागों से नील की खेती करनी पड़ती थी। और इतना ही नहीं, किसान अपना नील बाहर नहीं बेच सकते थे, ऐसा भी प्रोविजन था। उन्हें बाजार में ही निश्चित मूल्य पर बागान मालिकों को नील बेचनी पड़ती थी। इससे क्या हुआ कि किसानों का अधिक शोषण होता था। 1900 ईस्वी के आसपास देखोगे कि जब नील का खपत कम होने लगा और इसका जब मूल्य घटने लगा, तब नीलों ने क्या किया कि इस क्षति पूर्ति के लिए किसानों से ही करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन पर अनेक प्रकार के नए नए कर लगा दिए। अगर कोई किसान मान लो नील की खेती से नहीं करना चाहता, वो वापस हटना चाहता, मुक्त होना चाहता है, तो उसके लिए आवश्यक था कि वो बागान मालिक को एक बड़ी राशि तवान के रूप में, जो उसको बोलते थे तवान, कि यदि आपको नहीं करना है नील की खेती तो ठीक है, आप बागान मालिक है उसको तवान दीजिए। समझ में आई बात? तो तवान के रूप में उसको पैसे देने पड़ते थे। अब बताओ, किसानों से बेगार भी लिया जाता था, उन्हें शारीरिक कष्ट भी भोगना पड़ता था, जिसके रूप में आप देखोगे कि चंपारण में नील की खेती करने वाले जो भी किसान थे, उनकी स्थिति बंगाल के किसानों से भी बहुत ही खराब स्थिति हो गई थी, बहुत अधिक दयनीय स्थिति हो गई थी। जो निलहल थे उनके अत्याचारों के विरुद्ध देखोगे चंपारण के किसानों ने समय समय पर काफ़ी विरोध प्रकट करते हैं। 1905-1908 की ईस्वी के मध्य आप देखते हो कि जो मोतिहारी और बेतिया का जो निकटवर्ती किसानों ने क्या किया कि पहली बार व्यापक तौर से आंदोलन का सहारा लिया। इस आंदोलन के दौरान आप हिंसा भी हुई, लेकिन सरकार और निलहों पर इसका कोई व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा। किसानों पर आंदोलन करने के लिए मुकदमे चलाए गए, बहुत सारे किसानों को बेचारों को सजा भी इन्होंने दिया, ठीक है, लेकिन किसानों ने भी हार नहीं माना और अपना संघर्ष उन्होंने जारी रखा। वहीं इस आंदोलन में आप देखोगे कि किसानों की सहायता के लिए कुछ संपन्न किसान होते हैं बेचारे, वो भी सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी करते हैं, जिनमें आप देखोगे कि 1916 में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए बोला, ठीक है, और यहाँ के किसानों की दशा देखने के लिए उनको बुलाया। गांधी जी 1917 में चंपारण जाते हैं, वहाँ पर उनको कौन कौन मिलते हैं? वहाँ राजेंद्र प्रसाद मिल जाते हैं, जेबी कृपलानी हो जाते हैं, नरही पारिक हो गए, मजरूल हक हो गए, ऐसे लोग कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनके साथ मिलते हैं। और बड़ी संख्या में किसान गांधी जी के पास जो निलहल थे, जिनके बगानों पे वो काम करते थे, उनके अत्याचारों की बातें बताते थे, शिकायतें लेकर आते थे। और गांधी जी ने किसानों को अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन चलाने की प्रेरणा दी। इससे किसानों में एक नया जोश पैदा हुआ और एकता की भावना देखने के लिए मिलती है। सरकार गांधी जी की लोकप्रियता से चिंतित हुई। उसने क्या किया कि गांधी को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया, लेकिन शीघ्र उन्हें क्या कर दिया, गांधी को छोड़ दिया जाता है। किसानों की शिकायत जांच करने के लिए सरकार ने क्या करता है, 1917 में एक जांच समिति बनाती है और गांधी जी को भी उसका एक सदस्य बनाया जाता है। समिति की सिफारिशों के आधार पर आप देखोगे कि चंपारण कृषि अधिनियम बना और उसके अनुसार तिनकठिया प्रणाली समाप्त कर दी गई। किसानों का इससे बड़ी राहत मिली। किसानों ने नई चेतना जगी और राष्ट्रीय आंदोलन में अपना वो समर्थन देने लगे, क्योंकि बहुत बड़ी तो चेंजिंग नहीं हुई, बहुत मतलब बोलते हैं ना हुज अमाउंट तो उन्होंने छोड़ा नहीं, लेकिन एक जीत थी। पहली बार ब्रिटिश के खिलाफ, निलहों के खिलाफ एक किसानों की एक जीत थी, जिसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपको देखने के लिए मिलता है। तो चंपारण आंदोलन के इतिहास को लेकर के मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे बताने की कोशिश की है, आप यहाँ पे देखेंगे। और साथ में कुछ सवाल भी है जो मैंने यहाँ पे कोशिश किया, जैसे क्या 1970 का चंपारण सत्याग्रह क्या था, जो मैंने कहानी अभी आपको बताई, जो मैंने आपके साथ बात किया। उसके साथ कुछ पॉइंट है मैंने यहाँ भी लिखा है कुछ, जैसे देखोगे कि चंपारण आंदोलन
एवं गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, इसमें जो मैंने आपके बात किया कि 3 कठिया क्या था, 3/20 भाग पे खेती करनी पड़ती थी। ठीक है, उस तरह से आप देखो किसान इस पद्धति से क्यों मुक्त होना चाहते हैं, जो मैंने अभी आपको बात बताई। किसान की मांग पर बागान मालिकों का क्या रवैया था, ये भी मैंने अभी आपके साथ बात किया। उसके साथ मैंने आपसे बात किया कि राजकुमार शुक्ल गांधी से मिलते हैं, फिर क्या कैसे वो लखनऊ में मिलते हैं, फिर गांधी को बुलाते हैं चंपारण के लिए, फिर गांधी जी चंपारण पहुंचने पर सरकार ने क्या आदेश दिया। इस तरह से कुछ WHO वर्ड की तरफ कुछ क्वेश्चन राइज किए जा रहे हैं यहाँ पे। दूसरा, गांधी जी के साथ देखोगे किसानों की एकजुटता का असर क्या हुआ। फिर गांधी जी के नेतृत्वशीलता पर टैगोर ने क्या उपाधि दी, महात्मा की उपाधि देते हैं। तभी से कहता है ना कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा के नाम से संबोधित किया, फिर लोग उन्हें महात्मा गांधी कहने लगे। चंपारण में अन्य प्रमुख नेताओं में जैसे मैंने आपसे बात किया, राजेंद्र प्रसाद हो गए, JB कृपलानी हो गए, महादेव देसाई हो गए, ब्रजकिशोर है, नरहरि पारिक हो गए। ऐसे लोग भी उनको मिल जाते हैं, ऐसे लीडर्स मिल जाते हैं कांग्रेस के। तो इस तरह से आपको दिखेगा कि ये कार्यकर्ता कांग्रेस के आते हैं और ये बाद में जाकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं, JB कृपलानी बहुत बड़े नेता बनते हैं, किसान मजदूर प्रजा पार्टी होती है उसके फाउंडिंग होते हैं। तो इस तरह से आप देखते हो कि कैसे चंपारण का सत्याग्रह 1917 में जो होता है और ये कैसे इम्पैक्ट आगे का इंडियन नेशनल मूवमेंट में पड़ता है। उसके बाद महादेव देसाई वगैरह भी होते हैं किसान लीडर्स, तो इनमें भी आप देखोगे। फिर जो ब्रज किशोर प्रसाद की बात किया था, उसके बाद कहानी आती है खेड़ा की। खेड़ा में क्या होता है कि आप देखोगे कि खेड़ा गुजरात का 1918 में गुजरात में खेड़ा जगह है, किसान आंदोलन हुआ। गांधी जी ने यहाँ भी किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कार्य किए। आप देखोगे कि खेड़ा में भी क्या पोजीशन थी, पोजीशन यह थी कि वहाँ लगान वृद्धि था और अन्य शोषण जो किसान पीड़ित थे, कभी कभी अपना आक्रोश लगान रोक कर प्रकट किया करते थे। किसान को गुस्सा है तो क्या कर सकता है भाई, मारा पीटी तो कर नहीं पाएगा, जीत नहीं पाएंगे, तो क्या करता था, तो लगान ही नहीं देता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो 1918 में क्या हुआ कि एक बहुत सूखा के कारण क्या हुआ कि फसल नष्ट हो गई। और ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि खेड़ा में किसानों की क्या मजबूरी हो जाएगी, कठिनाइयाँ बढ़ जाएंगी। जो भूमिगत नियम थे उसके अनुसार किसी भी वर्ष मान लो साधारण से भी 25% कम हो फसल, ऐसी स्थिति में किसानों को भूमि कर से पूरी तरह छूट मिलती थी। बम्बई की जो सरकार थी ना, वहाँ के जो पदाधिकारी थे, वो सूखा के बावजूद देखोगे कि हम मानने को तैयार ही नहीं थे कि उपज कम हुई है, और इसलिए वो चाहते थे कि किसान को छूट देना नहीं है, क्योंकि 25% से अधिक कम होगा तो उनको लगान माफ करनी थी, छूट मिलनी थी लगान में। लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, कहते थे कि नहीं आपकी फसल हुई है। देखोगे कि चंपारण के बाद गांधी जी ने खेड़ा में किसानों की ओर जाते हैं और उन्होंने किसानों को संगठित किया और सरकारी कार्रवाइयों के विरुद्ध सत्याग्रह करने को कहा। किसानों पर देखोगे गांधी जी का व्यापक प्रभाव पड़ा। किसानों ने आप इस केस में देखना कि परिणामों का परवाह नहीं किया उन्होंने, परिणामों का परवाह किए बिना देखोगे सरकार को लगान देना बंद कर दिया। यहाँ तक जो किसान लगान चुकाने की स्थिति में थे उन लोगों ने भी लगान देना बंद कर दिया। ठीक है, उन लोगों ने भी लगान देना बंद कर दिया। सख्ती और बढ़ाई गई, कुर्की की सरकारी धमकियां मिली कि भाई अब तुम नहीं पैसा जमा करोगे, लगान नहीं दोगे तो हम घर के बर्तन उठा के लेके जाएंगे, चौखट कवाड़ी लेकर चले जाएंगे, मतलब कुर्की जब्ती कर लेंगे। इससे भी वो नहीं डरे। बड़ी संख्या में देखोगे किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया, अनेक किसान जेल भी गए। जून 1918 में आप क्या देखते हो कि खेड़ा का जो किसान आंदोलन है वो व्यापक रूप से फैल जाता है। किसानों के प्रतिरोध के सामने सरकार को झुकना पड़ता है। सरकार ने किसानों को लगान में राहत दी और इस आंदोलन के दौरान देखोगे कि गांधी जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल मिल जाते हैं। बाद में वो सबको पता है कि गांधी के भक्त होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जो कहे वो मानते थे। इस तरह से आप देखोगे कि कैसे खेड़ा सत्याग्रह को गांधी ने प्रमोट किया, सपोर्ट किया और वे व्यापक जन समस्याओं को अपनी विशिष्ट शैली से देखोगे कि भारत की जो चमत्कारी प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त कर देते थे। जैसे कुछ लोग कहता था कि हरिजन उत्थान और नमक कानून भंग करने के लिए डांडी यात्रा कर देता, ऐसे चीज़ों को उठाते थे जो सबको नॉर्मल लगता था, आसान लगता था। कोई सोच नहीं सकता था कि कोई नमक आंदोलन भी कर सकता है, नमक सत्याग्रह भी कर सकता है। लेकिन वो गांधी क्या करते थे, एकदम छोटी छोटी चीज़ होता था जिससे आम जन सबसे ज़्यादा प्रभावित हो। ठीक है, तो वैसे चीज़ों को वो फोकस करते थे। उनकी रुचि को आप देखो, क्षेत्र काफ़ी व्यापक था। उनके कार्यक्रमों में देखोगे सामाजिक क्रांति के साथ साथ राजनीतिक स्वतंत्रता भी शामिल थी। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप क्या देखते हो, उनके प्रशंसक मिल जाएंगे आपको गांधी का।
लाइफ का किसी भी पार्ट उठाओ, आपको गांधी की प्रासंगिकता आपको दिख जाती है। ध्यान रखना यह कि गांधी जी के जो आंदोलन थे उनमें विभिन्न अपेक्षाओं को देखो, या किसी का हित स्वार्थ की बात कर लो, या सामाजिक वर्ग होते थे उससे जो जुड़ते गए, इन सब कारणों से देखोगे गांधी ये जो आंदोलन था उनका चरित्र ना विभिन्न तरह से कह सो विभिन्न अलग अलग आयाम में अलग अलग शक्तियों के साथ एक आपसी समझौते के जैसा प्रतीत होता था। लेकिन गांधी जी इन आंदोलनों का नेतृत्व अपने शर्तों पर करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। उनका आंदोलन होता था लेकिन उनका शर्त होता था अपना, और आंदोलन के अधिकार या अवसर पर क्या किया जाए इसके संदर्भ में निर्णय लेने और उसका पालन करने में भी वो स्वतंत्रता रखते थे, अक्षुण्ण रखते थे। गांधी जी ने निश्चित रूप से देखोगे कि राष्ट्रवादी आंदोलन को एक नया मोड़ दिया। कांग्रेस राजनीति में समय समय पर विमुख हो जाने के बावजूद भी वे राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्विवाद नेता बने रहे। कभी कभी होता है ना कि अलग हो गए कांग्रेस से, चुपचाप क्या भाई तो हम कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, चले गए आश्रम में तो आश्रम में ही काम कर रहे हैं, लेकिन निर्विवाद, उनका कोई विवाद नहीं, निर्विवाद कहते हैं ना कि जिसका कोई ओपिनेंट नहीं, निर्विवाद कहने का मतलब सत्य है, ऐसा नेता बने। अब विशेषकर तब जब देखोगे कि साम्राज्यवादी शासक से जो मुठभेड़ थी, जो निर्णायक पोजीशन पे थी, निर्णायक क्षण आया, वे 3 जन उफान जिसके गांधी जी ने नेतृत्व किया, जैसे देखोगे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन तीनों आंदोलनों की भागीदारी और लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है। आप जब पढ़ेंगे आगे किसी भी बुक में, चाहे आप बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ें, चाहे आप राजीव अहिर की बुक पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से जन सैलाब, जन भागीदारी होती है। इसके पहले कभी भी कांग्रेस का जो इवेंट चलाया जाता था, जो आंदोलन चलाए जाते थे 1885 के बाद से कंटिन्यू चलता ही रहा, लेकिन इस तरह का जन भागीदारी कभी देखने के लिए मिला जब तक कि गांधी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जैसे आप देखोगे जो बातें मैंने कही है फ्रेंड्स, वो मैंने यहाँ पे निट एंड नॉन में भी डाल दिया कि ताकि आप इस वीडियो को रोक करके पढ़ भी सकते हो, और यदि आप कहेंगे तो मैं इसका जो मेरा पीपीटी है वो मैं शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल होती है कि इसी बीच में आप देख लो रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन। तो रॉलेट एक्ट आंदोलन आपको पता ही है कि आपको पंजाब में जो विरोध आंदोलन होता है उसको मजबूत करता है। कुछ फैक्ट इसका यहाँ पे, जैसे डॉक्टर सत्यपाल होते हैं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू होते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और महिला बच्चा जो होते हैं वो बेचारे शांतिपूर्ण तरीके से एक बैठक करते हैं जालियांवाला बाग में, वहाँ पे मास्कर ये होता है, जालियांवाला हत्याकांड होता है। ये सब कहानी होती है, इसको थोड़ा सा बुक से पढ़ लीजिएगा इसका, और ज़्यादा डिटेल यहाँ पे हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे प्रोविजंस भी डाल दिए हैं, तो इसको आप देख लेना। और साथ में एक चीज़ और नया टॉपिक जो मैंने आज कवर करने की कोशिश की वो है खिलाफत मूवमेंट को लेकर के। देखो तुर्कों का जो सुल्तान था ना, वो काफ़ी विशाल साम्राज्य था उनका, उनका स्वामी था वो। अब मुस्लिम विश्व जगत में आप देखोगे कि उसे खलीफा मतलब धार्मिक गुरु का पदवी दिया जाता था। मुसलमान स्वयं को उसके संरक्षण में गौरव का अनुभव करते थे, मतलब खलीफा के अंदर में वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। भारत के मुसलमान इस खलीफा को बनाए रखने के लिए सपोर्टिव थे, दृढ़ प्रतिज्ञ थे। और खलीफा को बनाए रखने के प्रश्न पर देखोगे कि मुस्लिम समुदाय द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो आंदोलन चलाया जाता है वही खलीफा आंदोलन कहलाया। ये सिंपल सी भाषा में, ठीक। ध्यान रखना कि प्रथम विश्व युद्ध जब होता है तब देखोगे कि भारतीय मुसलमान के सहयोग से आप क्या देखते हो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते हैं लॉयड जॉर्ज, ठीक है, ने एक प्रॉमिस किया कि भाई युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हम तुर्की के जो प्रतिशोध है ना, या कह सकते हो कि प्रतिरोध की जो भावना नहीं अपनाई जाएगी। और उसने कहा कि तुर्की के खलीफा का अंत नहीं किया जाएगा और तुर्की की जो अखंडता है उसको और उसके अधीन जो एशियाई प्रदेश है उसका भी नियंत्रण जैसे स्थिति थी वैसा ही रहेगा। लेकिन होता क्या है, युद्ध समाप्त होने के बाद देखोगे कि ब्रिटिश सरकार ने जो आश्वासन दिया था वो तो पूरा नहीं करते हैं, उनका तो आदत ही है। वो न्यायप्रिय तो कहने के लिए थे ना, न्यायप्रिय थे थोड़े ही ना। तो मित्र राज्यों ने क्या किया कि तुर्की के साथ सेवर्स की संधि, देखना सेवर्स की संधि, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि सेवर्स की संधि किससे संबंधित हो, ध्यान रखना। तो सेवर्स की संधि कर
तुर्कों के जो साम्राज्य था ना उसको उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में छिन्न भिन्न, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि कर दिया। भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के इस विश्वासघात पर बहुत ही गहरा विक्षोभ हुआ, गहरा विरोध जताया उन्होंने, और देखोगे कि देश में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें पॉइंट याद रखना, पहला कि एक तो मैंने सेवर से संधि आपको बताई, दूसरा आपको देखना है कि जो खिलाफत आंदोलन था उसका कारण क्या है। मैं यहाँ पे थोड़ा लिख दे रहा हूँ। पहला तो अच्छा, मैंने यहाँ पे पॉइंट पहले ही पतन का कर दिया, पतन से पहले कारण भी हुआ। तो पहला तो ये आपको ध्यान रखना कि खिलाफत आंदोलन का कारण क्या था, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि जो खिलाफत आंदोलन थे उसके कार्यक्रम क्या क्या थे, किस तरह के कार्यक्रम किए गए। जैसे आप देखते हो कि तुर्की में जो साम्राज्य को विघटित होने से रोका जाए, ऐसा उनका डिमांड था। मुस्लिम जगत के जो खलीफा हैं और जो तुर्कों के सुल्तान को भी रिहा कर उन्हें पुनः कहा गया कि भाई उनको गद्दी आप दो। दूसरा, सेवर्स की संधि को तत्काल भंग किया जाए। उसके अतिरिक्त आप बहुत सारी बातें शामिल थी, जैसे भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार के सहयोग करना छोड़ दें, पुलिस की नौकरी त्याग दें, सरकारी उत्सवों में शामिल होना बंद कर दें। तो ये सब कार्यक्रम थे। कारण तो मैंने आपको बताया है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस तरह ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को आश्वासन दिया कि तुर्की के साथ कोई गलत नहीं किया जाएगा। अब ध्यान यह रखना है कि कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया कि खिलाफत आंदोलन के परिणाम क्या हुए। देखोगे कि मुसलमानों का राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होना, हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिलता है, सांप्रदायिकता को भी बल मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा केवल मुसलमानों की मांग उठाने से धार्मिक चेतना का राजनीतिक में समावेश हुआ और अंततः देखोगे कि सांप्रदायिक शक्तियाँ मजबूत हुई, ऐसी भी बात कही जाती है। खिलाफत आंदोलन का आपको ध्यान में होना चाहिए कि इन सब पॉइंट को देखने के बाद उसके आंदोलन का परिणाम को जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। परिणाम में जो मैंने यहाँ पे पॉइंट आपको बताया, यहाँ पे 2 पॉइंट दिया, इन सब तरह से पॉइंट को याद रखना। जैसे कह सकते हो कि खिलाफत आंदोलन लीग और कांग्रेस के आपसी सहयोग पर आधारित था, और इस आंदोलन में आप क्या देखते हैं कि इस आंदोलन के पतन से क्या होता है, हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है, और साथ में देखोगे कि भारतीय राजनीति में मुस्लिम लीग का प्रभाव कम होता है। खिलाफत आंदोलन के कारण ही देखोगे कि ब्रिटिश सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ती है, और उसने भविष्य में ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के दृष्टि के लिए देखोगे कि फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया। यही चीज़ तो दिखता है ना, फूट करो शासन करो। खिलाफत आंदोलन ने भारत में सांप्रदायिकता एकता की भी नींव रखी, जो बात तो इस तरह से ये पॉइंट आपको ध्यान में रख करके खिलाफत आंदोलन के पढ़ोगे। मैं गारंटी कह रहा हूँ कि ऐसे जगह से क्वेश्चंस आपको नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज की टॉपिक को मैंने आपके साथ कवर किया, जिसमें मैंने आपके साथ बात की गांधी का एरा को लेकर के। मैंने कुछ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की कि कैसे गांधी अफ्रीका में थे, क्या क्या उन्होंने अफ्रीका में किया। उन चीज़ को आप बुक से पढ़ना, राजीव भाई की बुक में काफ़ी अच्छे से दी है। उसी पॉइंट को मैं यहाँ डिस्कस करूँ, उससे अच्छा है कि पहले आप पढ़ें, और जहाँ पे डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर डिस्कस करूँगा। दूसरा, जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिया उस क्वेश्चंस को आप आंसर कीजिएगा। इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद मैंने जो टॉपिक आज आपको बताई है, डिस्कस आपके साथ की है, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग ये दोनों क्वेश्चंस को आप डिस्कस कर सकते हो। और गांधी की एरा को ब्रॉडली 5 भागों में बांटना। पहला कि भारत से पहले गांधी अफ्रीका में थे और क्या क्या किया, किस तरह का उनका इमेज बनता है। दूसरा कि राजनीतिक संगठन किस तरह के बने गांधी के एरा में, जो मैं आगे भी बात करूँगा आपके साथ। और साथ में जो प्रकाशन होती है, जो न्यूज़पेपर गांधी निकालते हैं, उन सबको भी ध्यान में रखना है। विरोध का उनका स्वरूप कैसा था, सहयोग सविनय अवज्ञा में देखना। जो कुछ फीचर्स थे, जैसे सत्याग्रह, मतलब इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का ये पहली बार किसी आंदोलन में, किसी मूवमेंट में आपको दिखाई देता है। तो ये सारे टॉपिक्स को आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, और मैं कुछ पॉइंट्स भी मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। एक चीज़ तो आपको ध्यान में यह रखना है कि जैसे मान लो अब इसी टॉपिक को तुम्हें मान लो प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है। ये तो मैंने आपको बताया मेंस पॉइंट पर्सपेक्टिव से कि कैसे गांधी के एरा को आप कैटेगराइज करते हो या गांधी के एरा को लेके चलते हो। लेकिन जनरली आप देखोगे नेशनल मूवमेंट की जब मैं बात करूं तो ध्यान में रखना ये बात कि नेशनल मूवमेंट में 2 फेज आता है। एक तो फेज आता है तुम्हारा 1905 से देखोगे 1918 के फर्स्ट फेज में। दूसरे फेज में आप देखोगे कि आपको आएगा 1919 से 1939, और उसके बाद आप देख लो तीसरे फेज में 1939 से 1947 के आसपास। तो 3 फेज में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं, उस घटनाक्रम को आपको 2-2 4-4 पॉइंट आपको ध्यान में रख करके इस टॉपिक को आगे कवर करनी है।
ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका एक तरह से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कंटेंट्स तैयार हो जाएंगे और दूसरा आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंटेंट तैयार हो जाएंगे। जैसे मैं छोटा सा आइडिया आपको दे रहा हूँ, देखो जब आप पिक करोगे टॉपिक, मान लो हम डिकेड की बात करें, काल की बात करें 1920 से 1930 में, इस डिकेड में आप क्या देखते हो कि नेशनल जो लीडर होते हैं वो पीपल को गाइड करते हैं यूनाइट करने के लिए, यूनाइट स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, मतलब एकजुट होकर के ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्ट्रगल करना, ये बात इस काल में आपको दिखता है। यहीं पे आपको देख लो कि जब गांधी की एरा में हर में देखोगे कि एक तरफ तो आता है नॉन कोऑपरेशन, दूसरा देख लो सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा, और उसके बाद देखो क्विट इंडिया, यही है ना। 1920 में ये आपको दिखेगा, 1920 के एरा में, 1930 तक ये आपको दिखेगा, और क्विट इंडिया मूवमेंट आपको 1940 के आसपास दिखेगा। इसमें क्या देखते हो, इसमें देखोगे कि नॉट कोऑपरेटिंग, कोऑपरेट नहीं करना है, किसके साथ, अंग्रेज के साथ। यहाँ पे जो अंग्रेज का कानून है उसको अवज्ञा करना है, ठीक है, अवज्ञा करना है। और इसमें देखोगे कि फोर्सली उनको बोलेंगे कि भैया तुम अब छोड़ो भारत छोड़ो। तो समझो थोड़ा सा, देखो किस तरह से क्रोनोलॉजिकली पहले नॉन कोऑपरेशन चलाते हैं, असहयोग चलाएं, उसके बाद उन्होंने कहा सविनय अवज्ञा चलाओ, फिर भारत छोड़ो, ठीक। इसमें क्या कहा कि हम भैया तुम्हें सब क्या करेंगे, कॉपरेट ही नहीं करेंगे, असहयोग करेंगे, सहयोग ही ना करेंगे सरकार चलाने में, तुम्हारे जो कानून बने उसको अवज्ञा करेंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस। और तीसरे में तो क्विट इंडिया, फोर्सली कहेंगे अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसी तरह का होता है ना मूवमेंट। तो इस तरह से आप इसको कैटेगराइज करके इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने आपके साथ एक पॉइंट ऑफ में बात की। अब दूसरा देखो, मान लो इसी पॉइंट में कैसे कोई इवेंट होता है, कैसे कोई पार्टियां बनती है। जैसे मैंने आपको बोला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में देखोगे पहली बार सबसे काफ़ी हाई लेवल पे जन सैलाब के रूप में नॉन वायलेंट और पूरे भारत में चलने वाला मूवमेंट लॉन्च हुआ, एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे बात की खलीफा मूवमेंट, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सेरवे की मैंने बात की जो तुर्की ने साइन किया गया था टर्की के साथ 1920 में, ठीक है। इस तरह से देखोगे फिर ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस बनता है। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान में रखना कि आपका कुछ और इवेंट में, जैसे मैं बता दूं कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है जून 1920 के आसपास आपका इलाहाबाद में। तो गांधी और शौकत अली के साथ भी देखो क्या टर्म एंड कंडीशन बनता है, उसकी बात कर लो। फिर उसके बाद आप इसी तरह से जब टॉपिक को कवर करते चले जाओगे तो एक एक करके हर इवेंट को इसमें कवर करने की कोशिश करना, ताकि क्या होगा कि जब एग्जाम में क्रोनोलॉजिकली देखोगे, जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी में हम आगे बात कर लेंगे स्वराज पार्टी का, स्वराज पार्टी भी आ जाती है, उसका क्या क्या योगदान होता है, कौन कौन से लीडर होता है। जैसे आप देखोगे CR दास, चित्तरंजन दास की बात कर लो, वल्लभ भाई पटेल को देख लो आप, राजेंद्र प्रसाद हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, इन सबको देख लो। तो ये सब का इन्वॉल्वमेंट आएगा। फिर आप देखोगे खेरा की मैंने आपके बात की, खिलाफत की बात, फिर बारदोली सत्याग्रह 1928 में आएगा, वो भी एक नॉन टैक्स मूवमेंट था बारदोली में। इस तरह से एक इशू को हम लेकर के चलेंगे। और इसी बीच में आपका जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरह से एक रिवोल्यूशनरी टेररिज्म की जो फेज़ आती है, फेज़ 1 और फेज़ 2 में। तो फेज़ 2 में आप देखोगे अनुशीलन समिति वगैरह जो होता है, युगांधर समितियां वगैरह होती है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात मैंने पहले भी वीडियो में आपके साथ की है। तो उनका भी एक इशू आता है, गांधी फिर भगत सिंह को लेकर के किस तरह के गांधी पाचेप लगते हैं, उन सब चीज़ों को भी बात किया जा सकता है। तो ध्यान में ये रख करके आपको इस टॉपिक को ऐसे कवर करना है जिसकी मैंने आपके साथ बात की है फ्रेंड्स। और मैं ये कहूँगा कि इस वीडियोस को देखो, और जो मैंने एक तरह से कोशिश किया आपको एक रास्ता दिखाने का, और मेरा टारगेट यहाँ पे यही है कि मैं कुछ जो मैं दे सकूँ वो मैं तो दूंगा, लेकिन मेरे ये चाहत है कि आप जो हैं बुक को पढ़ने की आदत डालें। जो 2021-2022 को टारगेट कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो बुक को पढ़ने का टारगेट करें। क्योंकि देखिए बुक्स का एक अपना ही क्वालिटी है। आप किसी की वीडियो देख करके आप चाहे जितना बार भी वीडियो देख लीजिए, क्वेश्चन सोल्व आपको अपने स्टडी से ही होगा। हाँ, हमारा रास्ता बताना एक तरीका है, हम आपको रास्ता बताएंगे, हम आपको फिल्टर करके बता सकते हैं इस टॉपिक को कैसे आप डिकोड करोगे, इस टॉपिक के डायमेंशन को आप कैसे कवर करोगे। तो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक को समाप्त करने से पहले मैं एक बार प्लीज का कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूं। जैसे आप देख लो, ये 2015 का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बताना है।
दूसरे क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि रॉलेट सत्याग्रह के बारे में पूछा जा रहा है। तीसरे क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि तंजूर कोर्स जो है, जहाँ ब्रेक किया गया था नमक कानून को 1930 में, उसको किसने लीड किया था, किसने ऑर्गेनाइज किया था, वो भी क्वेश्चन है। तो ये सब जब आप बुक पढ़ेंगे ना, तभी क्वेश्चन, ये फैक्ट आपको पकड़ में आएगा। एक क्वेश्चन आपको ये भी दिख रहा होगा कि स्टेटमेंट बताना है कि द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सरोजनी नायडू, फर्स्ट वुमेन की बात कर रहा है ये। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी, आपको बताना है। तो आपके लिए ये ड्यूटी है कि आप क्या करेंगे। मैंने बटलर कमीशन की पहले वाले वीडियो में बात कर रखी है, भी क्वेश्चन आ चुका है 2017 में। 2017 में एक और क्वेश्चन आया था ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट को लेकर के। 2017 में एक क्वेश्चन देखो, कुछ कंडीशन दे रखे थे, इसके स्टेटमेंट को चेक करना था। तो इसके आंसर आप इस वीडियो को रोक करके इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इसके आंसर क्या जानते हैं।